रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चंदा नाम की एक गरीब चूड़ी वाली अपने पति के ज्यादातर बीमार रहने के कारण अपनी चूड़ियों की टोकरी सर पर लिए गांव-गांव चूड़ियां बेचने का काम करती थी। एक दिन कड़ी धूप में वो सर पर चूड़ियों की टोकरी लिए आवाज लगाते हुए कहती है, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी डिजाइन वाली सुहाग की निशानी चूड़ियाँ ले लो। ये कहते हुए वो एक घर के पास से गुजरती है। तभी उस घर से एक औरत उसे आवाज देकर कहती है, ओ चूड़ी वाली बहन, जरा इधर तो आना, देखो तो सही कैसी चूड़ियाँ हैं तेरे पास। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, देखो ना, देखने का कोई पैसा नहीं लेती है चंदा। बताओ कौन सी चूड़ी पसंद है तुम्हें? कांच की चूड़ियों में कितने अच्छे डिजाइन हैं। तू मुझे ये हरी और लाल वाली का जोड़ा बनाकर पहना दे। अभी पहना देती हूँ। इतना कहकर चंदा टोकरी से चूड़ियों का जोड़ा बनाने लगती है। तभी कुछ और औरतें भी आकर उसकी चूड़ियाँ पसंद करती हैं और सभी औरतें उससे चूड़ियाँ लेकर चली जाती हैं। एक जगह चूड़ियों की बिक्री हो जाने पर वो टोकरी उठाए आगे बढ़ती है। कड़ी धूप होने के कारण प्यास के मारे उसका गला सूखने लगता है। तभी सामने उसे काली माँ का एक पुराना मंदिर दिखाई पड़ता है। थकान और प्यास के मारे वो मंदिर में चली जाती है, जहाँ बैठा पुजारी पाठ कर रहा होता है। तभी वो पुजारी से कहती है, पुजारी जी, थोड़ा पानी मिलेगा, गर्मी के कारण गला सूखे जा रहा है। बैठो बेटी, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। चंदा अपनी चूड़ियों की खाली टोकरी को साइड में रख काली माता के सामने हाथ जोड़कर सर झुकाती है तो उसका ध्यान माता के खाली हाथों पर जाता है। सभी चूड़ियों के बिक जाने के कारण टोकरी खाली होती है तो वो अपने हाथ की चूड़ियाँ निकालकर काली माता को पहना देती है। तभी पुजारी लोटे में पानी लिए वहाँ आता है तो चंदा को माता को चूड़ियाँ पहनाते देखकर कहता है, काली माँ का श्रृंगार कर रही हो बेटी? नहीं पुजारी जी, काली माँ का श्रृंगार कर सकूं इतनी वस्तुएं नहीं है मेरे पास। मैं तो एक गरीब चूड़ी वाली हूँ, गांव-गांव जाकर चूड़ी बेचती हूँ। माता रानी के सूने हाथ देखकर मुझसे रहा नहीं गया तो अपने हाथों की चूड़ियाँ निकालकर मैंने माँ को पहना दी। बहुत थकी हुई लगती हो, लो पानी पी लो। चंदा पानी लेकर पीने लगती है और वो पानी पीकर एकदम तरोताजा महसूस करती है। कुछ देर पुजारी से बातें करने पर उसे पता चलता है कि वो काली माँ का बहुत पुराना मंदिर है। गांव के इलाके से दूर होने के कारण श्रद्धालु वहाँ नहीं आते। इस पर चंदा कहती है, आप चिंता मत कीजिए पुजारी जी, अब से मैं हर शाम यहाँ आकर काली माँ का श्रृंगार किया करूँगी। काली माँ के दर्शन करके मन को बड़ी शांति मिली और यहाँ पानी पीकर सूखा गला और मन दोनों ही तृप्त हो गए। माँ तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे बेटी। ठीक है पुजारी जी, आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। इतना कहकर चंदा टोकरी उठाए घर की ओर चल पड़ती है। कुछ देर में जब वो घर पहुँचती है तो चूड़ी की बिक्री से कमाए पैसे अपनी सास के हाथ में देती है। तभी उसकी सास सरोज उसके सूने हाथ देखकर कहती है, अरे बहू, टोकरी की चूड़ियों के साथ अपने हाथ की चूड़ियों की भी बिक्री कराई क्या? नहीं सासू माँ, वो आज मैं काली माँ के मंदिर पहुँच गई थी। पर वो तो बहुत दूर है, बहू तो इतनी दूर भला कैसे गई? पता नहीं सासू माँ, वैसे वो काली माँ का मंदिर बहुत शांत जगह है। माँ के दर्शन कर मन को बड़ी शांति मिल रही है। ये पैसे लीजिए, हाथ मुँह धोकर खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। इतना कहकर चंदा रसोई में चली जाती है और अगले दिन चंदा खाली टोकरी लिए चूड़ी कारीगर के पास जाकर थोक के भाव में चूड़ियाँ खरीदती है और गांव में उन्हें बेचने निकल जाया करती है। लेकिन उस दिन उसकी चूड़ियों की बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती। तभी वो निराश मन से काली माँ के उसी मंदिर में पहुँचती है। काली माँ की मूर्ति को देखते ही उसकी निराशा मुस्कान में बदल जाती है। पर वो चूड़ियों की टोकरी से सुंदर कांच की चूड़ियाँ निकालकर माँ को पहना देती है और उनकी भक्ति में लीन हो जाती है। कुछ देर बाद वो घर वापस आती है। ऐसे ही एक शाम जब वो मंदिर से लौटती है तो उसकी सास कहती है, आज भी चूड़ियाँ नहीं बिकी, ऐसे ही रहा तो घर का खर्च और मोहन की दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे? सासू माँ,
मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। चूड़ियाँ बेचने के अलावा मुझे कोई काम नहीं आता। बहू, जब तक मोहन ठीक नहीं होता तुझे ही हिम्मत करनी होगी। वो पड़ोसन कमला बता रही थी कि बाजार में बहुत लोगों की भीड़ होती है। उसका बेटा भी वही मिठाई की दुकान चलाता है। तो मैं कहती हूँ टोकरी लेकर गांव-गांव भटकने से अच्छा है तू भी बाजार में जाकर चूड़ियाँ बेचना शुरू कर दे। आप सही कह रही हो। अगले दिन चंदा बाजार में एक जगह बैठकर चूड़ियाँ बेचने के लिए आवाजें लगाने लगती है। लोग उसकी चूड़ियाँ देखते तो सही, लेकिन बाजार में और चूड़ियों की भी बड़ी बड़ी दुकानें थी, जहाँ कांच की चूड़ियों के अलावा कई तरह की अच्छी और डिजाइन वाली चूड़ियाँ और कंगन बिकते थे। उनके सामने कौन ही बेचारी चंदा की कांच की मामूली चूड़ियों को खरीदता। पहले दिन भी वो खाली हाथ थक कर वापस घर आ जाती है। उस दिन उसके पति की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण वो उसे पास के ही अस्पताल में भर्ती करवाती है। वो अपने पति के पास बैठकर रो ही रही थी कि तभी मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए बोझ बनता जा रहा हूँ ना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। माता रानी पर भरोसा रखिए। अब तो हम गरीब को माँ का ही सहारा है। डॉक्टर कह रहे थे कुछ और जांच करवानी बाकी है, इसलिए अस्पताल में कुछ और दिन रखेंगे मोहन को। पर अस्पताल का खर्चा, मेरी दवाई, सबका बोझ ही अकेली कैसे सहेगी माँ? मैंने कहा था ना, आप ज्यादा मत सोचिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सासू माँ, आप इनका ध्यान रखिए। पैसे का इंतजाम मैं करती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वो गांव के जमींदार से उधार लेकर अस्पताल का बिल भरती है और कुछ दिनों में मोहन अस्पताल से घर आ जाता है। कर्जा चुकाने के लिए चंदा दिन भर घूम घूम कर चूड़ियाँ बेचा करती और शाम के समय बाजार में भी चूड़ियाँ बेचने जाती। उसकी कांच की मामूली चूड़ियों की बिक्री होते देखकर उसके सामने वाली दुकान का कल्लू राम बड़ा जला करता और एक दिन वो कहता है, ना जाने कहां कहां से लोग आ जाते हैं। जब से ये चूड़ी वाली बाजार में आई है, मेरे आधे ग्राहक कम हो गए। आज चूड़ियों का टोकरा लेकर बैठी है, ऐसे ही धीरे धीरे चूड़ियों की दुकान खोल लेगी। इसका तो बाजार से चलता करना होगा। अगले दिन जब चंदा चूड़ियाँ लेकर बाजार जा रही होती है, तो कल्लू राम जानबूझकर उससे टकरा जाता है। धक्का लगने से चंदा की चूड़ियों की टोकरी गिर जाती है और सारी कांच की चूड़ियाँ चूर चूर हो जाती है। ओहो बहन जी, माफ करना, गलती से धक्का लग गया। भाई साहब, आपको देखकर चलना चाहिए ना। आपकी वजह से मेरी सारी चूड़ियों का नुकसान हो गया। अब मैं इतना कहकर वो जैसे ही उसकी तरफ मुड़ती है, तब तक कल्लू राम वहाँ से निकल लेता है। बेचारी चंदा टूटी कांच की चूड़ियों की टोकरी को उठाती है, जिससे उसके हाथ में भी कांच चुभ जाता है। वो रोते रोते काली माँ के मंदिर जाती है और हाथ जोड़कर माँ के सामने रोते हुए कहती है, माफ करना माता रानी, आज मैं आपके श्रृंगार के लिए चूड़ियाँ नहीं ला पाई। मुझे आने में देर हो गई। एक आपके द्वार आकर ही तो मुझे अच्छा लगता है, वरना मुझ गरीब की जिंदगी में जो कुछ चल रहा है वो बस निराशा से ही भरा है। काली माँ के सामने रोते रोते थकान के मारे उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर में जब वो जागती है तो देखती है कि उसकी टोकरी टूटी चूड़ियों से नहीं, बल्कि रंग बिरंगी सही सलामत चूड़ियों से भरी है। साथ ही कांच चुभने से उसके हाथ पर लगा घाव भी भर चुका है। ये सब देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी काली माँ की मूर्ति से एक तेज प्रकाश उसकी ओर चमकता है और वो समझ जाती है कि ये सब काली माँ की कृपा से हुआ है। तभी पुजारी वहाँ आकर कहता है, अरे बेटी, तुम अभी तक घर नहीं गई? माता के विश्राम का समय हो गया है, तुम भी घर जाओ। काली माँ, आप धन्य हैं, धन्य हैं आप माता। आपने मुझ गरीब चूड़ी वाली की खाली झोली भर दी। आपकी महिमा अपरंपार है। जय हो काली मैया की। इतना कहकर वो काली माँ के चरणों में शीश झुकाती है और टोकरी लेकर घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके पति की तबीयत में एकाएक सुधार हो चुका है। समय बीतता है और अब वो गांव-गांव चूड़ी बेचना छोड़कर एक छोटी सी चूड़ी की दुकान पर काम करने लगती है। दोस्तों, इस प्रकार उस गरीब चूड़ी वाली को कठिन परिस्थितियों में उसके साहस
और काली माँ के प्रति निस्वार्थ आस्था का साथ ही उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। शैली को गहने पहनने का बहुत शौक था, इतना कि वो जब भी बाजार जाती तो बिना कोई झुमका, बाली, कंगन लिए घर वापस नहीं आती। पर जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था वो थी एथनिक ज्वेलरी, फिर चाहे वो गोल्डन हो या सिल्वर। अगर किसी ज्वेलरी के साथ में एथनिक लग जाता तो वो शैली की पसंद खुद ही बन जाता। ऐसे ही एक दिन वो अपनी दोस्त शीतल के साथ में दिल्ली की जनपद मार्केट में सिल्वर एथनिक ज्वेलरी खरीद रही थी। तभी उसे एक दुकान में बहुत ही सुंदर झुमके पसंद आते हैं और वो दुकानदार से बोलती है, अरे भैया, जरा वो सीधे हाथ की तरफ रखे हुए झुमके दिखाना। ये लीजिए मैडम, पूरी मार्केट में आपको ऐसा पीस कहीं नहीं मिलेगा। अरे भैया, तभी तो खरीद रही हूँ। शायद आपको पता नहीं है कि मुझे एथनिक ज्वेलरी कितनी ज्यादा पसंद है। अरे मैडम, वो तो आपको देखकर ही पता चल रहा है। अच्छा भैया, ये चोकर भी पैक कर दो और ये झुमके भी। वाओ, व्हाइट सूट के साथ ना ये एथनिक ज्वेलरी बड़ी गजब की लगेगी। तूने कुछ लिया क्या? नहीं यार, मुझे ये सब कम ही पसंद आता है। चल, अब मैं बोर हो रही हूँ बहुत ज्यादा। दोनों सहेली जल्दी से शॉपिंग खत्म करके मेट्रो स्टेशन की तरफ जाती है, जहां वो देखती है कि टोकन लेने के लिए लाइन लंबी लगी है, जिसे देखकर शीतल बोलती है, ओ बेटे, आज तो यहीं शाम हो जाएगी। राशन के कोटे जैसी लाइन लगी है टोकन की तो। सच में यार, मैं तो आज कार्ड भी नहीं लेके आई। ओए हाँ, कार्ड से याद आया, मेरे पास तो है, पर यार तेरे लिए अब मुझे वेट करना होगा। पहले ही तेरे साथ शॉपिंग कर करके बोर हो गई हूँ, अब और बोर होना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर मत आया कर, घर में पड़ी रहा कर बेमाता सी। फिर तू उबले हुए आलू जैसी शक्ल बना लेती, इसलिए आ गई। चल अब लग जाके लाइन में, या उसके और लंबा होने का वेट कर रही है? हाँ हाँ, जा रही हूँ। जब देखो ज्वालामुखी की तरफ भड़कती रहती है। तो और क्या, तेरे आगे नारियल फोड़ू, तेरी आरती उतारूं, या फिर 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊं? यार, एक तो तेरी शॉपिंग की वजह से हम लेट हो गए, ऊपर से ये भीड़, गुस्सा नहीं आएगा क्या? हाँ हाँ ठीक है, समझ रही हूँ तेरी भावनाओं को कि क्यों गुस्सा आ रहा है तुझे इतना। यार, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। जा रही हूँ मैं लाइन में लगने, पता नहीं कब नंबर आएगा मेरा। हे भगवान, कोई चमत्कार कर दे आज तो। शैली जाकर टोकन की लाइन में लग जाती है। उसे उस लाइन में लगे आधा घंटा हो गया था, लेकिन फिर भी उसका नंबर नहीं आया था, जिस पर वो खुद से बोलती है, क्या सोचा था मैंने और क्या हो रहा है। घर जाऊंगी, सारी एथनिक ज्वेलरी पहन के ट्राई करूंगी, फोटो लूंगी, रील बनाऊंगी, पर यहाँ तो मेरी फिल्म बन गई। और घर अगर देर से पहुँचूंगी तो मम्मी मेरी रील बनाएगी। पता नहीं आज रिन से धोएगी या टाइट से, भगवान बचा लेना। उसकी ये बातें उसी की लाइन में आगे खड़ा लड़का अतुल सुन रहा था और वो हंसता हुआ पीछे मुड़कर शैली से बोलता है, अरे अरे मिस, इतना क्यों परेशान हो रही हो आप? मैं आपकी मदद कर दूं? जी, आप मेरी मदद कैसे करेंगे? आप तो खुद लाइन में खड़े हैं टोकन का प्रसाद लेने के लिए। अरे वो तो मैं अपने दोस्त के लिए खड़ा हूँ, मेरे पास तो कार्ड है। एक काम करो, आप मेरा कार्ड ले लो और आराम से जाओ। वैसे भी आप काफी थकी हुई लग रही हो। ऐसे कैसे कार्ड ले लूं? खाली हुआ तो? अरे मैडम जी, सामने मशीन लगी हुई है और मैं भी यही हूँ, आप चेक कर लो। 500 रुपए है पूरे। वो तो ठीक है, पर मैं आपका ये कार्ड वापस कैसे करूँगी? अरे फिकर नॉट जी, कार्ड के साथ साथ मेरा विजिटिंग कार्ड भी ले लो। जब आवाज दोगे सामने आ जाऊंगा। अरे वाह, डोरेमोन का एनीवेयर गेट है क्या तुम्हारे पास, या फिर हैरी पॉटर वाली झाड़ू जो कहीं भी कभी भी आ जाओगे? खैर जो भी है, कार्ड देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली अब मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगी और मम्मी की कुटाई से भी बच जाऊंगी। शैली अतुल से दोनों कार्ड लेकर वहाँ से चली जाती है और जल्दबाजी में उसके शॉपिंग बैग में से एक झुमका वहीं गिर जाता है, जिसे अतुल उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। तो वहीं शैली घर जाकर जब अपनी शॉपिंग की हुई सारी एथनिक ज्वेलरी को देखती है तो उसमें एक झुमका कम देखकर वो उदास हो जाती है। तो वहीं अतुल उस झुमके को उठाकर देखते हुए बोलता है, जितना प्यारा ये झुमका है उससे कहीं ज्यादा प्यारी वो खुद है जिसका ये झुमका है। पता नहीं दोबारा कब मिलूंगा उससे। ऐसे ही कुछ दिन बाद शैली अतुल को कॉल करती है और बोलती है, हेलो, अतुल बात कर रहे हैं? जी मिस, आप वही है ना कार्ड वाली? क्या बात है, एक ही बार में पहचान लिया। जी मैं वही हूँ, शैली।
अरे आपको तो मैं लाखों की भीड़ में पहचान लूं। ये तो मामूली सा फोन कॉल है। अच्छा जी, ये बात है तो ठीक है। आज शाम 4 बजे मुझे ग्रीन पार्क कॉफी डे में मिलना। हाँ जी जरूर। ठीक है, तो फिर शाम को मिलते हैं। शाम को शैली अतुल से मिलने के लिए एथनिक ज्वेलरी और बहुत ही प्यारा सा पिंक सूट पहनकर रेडी हो जाती है और जल्दी से कॉफी डे पर पहुंच जाती है। यहाँ अतुल पहले से ही उसका वेट कर रहा था। जैसे ही अतुल की नजर उस पर जाती है तो वो उसे बस देखता रह जाता है। तभी शैली बालों को हाथ मारते हुए बोलती है, क्या हुआ, कहाँ खो गए? सॉरी, मैं लेट हो गई। नहीं कहीं नहीं, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। नजर न लगे आपको किसी की। थैंक यू सो मच अतुल। और ये लो आपका मेट्रो कार्ड। थैंक यू उस दिन मेरी हेल्प करने के लिए। अरे थैंक यू नहीं चाहिए, दोस्ती कर लो मुझसे। अरे वो तो हम पहले दिन से ही हैं। सच? वैसे आप पर ये एथनिक लुक बड़ा जबरदस्त लगता है। ये माथे की बिंदी, खुले बाल किसी का भी दिल चुरा सकते हैं। अरे बस कितनी तारीफें करोगे मेरी। हाय, तेरी ब्यूटी पे लिख दूं रानी 2 फुट लंबा लेख। अरे नहीं, तुम्हें 2 फुट लंबा लेख लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस ऐसे ही आराम से बातें कर सकते हैं। ऐसे ही दोनों बातें कर रहे होते हैं और वक्त बीतता जाता है। अतुल और शैली की मुलाकातें अब बढ़ने लगती है और वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अतुल शैली को खुश करने के लिए आए दिन उसके लिए नई नई तरीके की एथनिक ज्वेलरी लाकर उसे देता या फिर शैली के साथ जाकर उसे एथनिक ज्वेलरी की शॉपिंग करवाता। ऐसे ही दोनों अपने रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बता देते हैं, जिसके बाद दोनों के परिवार वाले उनकी रजामंदी से दोनों की शादी भी करवा देते हैं। और अपनी शादी में भी शैली बहुत ही सिंपल लहंगा पहनती है और एथनिक ज्वेलरी वेयर करती है। सभी रस्मों से विवाह संपन्न हो जाता है और अपनी सुहागरात पर शैली घूंघट ओढ़े अतुल का इंतजार कर रही थी। तभी अतुल वहाँ आता है और शैली के करीब जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद वो शैली से बोलता है, उफ, मेरे चांद ने खुद को यूं घूंघट में क्यों छुपा रखा है? क्योंकि ये चांद अपने चकोर का इंतजार कर रहा था। तो देरी कैसी, चांद भी है चकोर भी है, तो घूंघट का क्या काम? हाय, मेरा चांद कितना खूबसूरत है। जरा ये झुकी पलके उठाकर मेरी तरफ देखो मेरी जान, कुछ कहना है हमें आपसे। जी कहिए। दुनिया भर की सभी एथनिक ज्वेलरी को साक्षी मानकर मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं हर महीने तुम्हें एथनिक ज्वेलरी की शॉपिंग करवाऊंगा और ताउम्र तुम्हारे गले के चोकर की तरह तुमसे चिपका रहूंगा। तुम्हारे कानों के इन झुमकों की तरह हमेशा तुम्हारे चेहरे का नूर बनकर रहूंगा। आई लव यू मेरी जान। आई लव यू टू अतुल, एथनिक ज्वेलरी से भी ज्यादा। तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास। जी क्या है बताइए। ये तुम्हारी अमानत पहली मुलाकात में मेरे पास रह गई थी। अरे ये तो वही झुमका है जो खो गया था। पता है मैंने इसको कितना ढूंढा और आज ये मुझे वापस मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। तुम यूं ही मुस्कुराती रहो मेरी जान। अब बहुत बातें हो गई, थोड़ा रोमांस भी कर लें। इतना कहकर अतुल अपने कमरे की लाइट को ऑफ कर देता है और दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और अपनी सुहाग रात को एंजॉय करते हैं। कांता देवी की 2 बहुएं थी और दोनों ही एक से बढ़कर एक थी। बड़ी बहू सोनल और छोटी बहू रिपना। लोगों के सामने वो जितना प्यार दिखाती, अंदर से एक दूसरे से उतना ही चिढ़ा करती। ऐसे ही एक शाम जब सभी लोग बैठकर चाय पी रहे थे, तभी कांता बोलती है, अरे ये चाय किसने बनाई है? जी माँ जी, मैंने बनाई है। वाह बहू, मजा ही आ गया। ये सोनल को तो कुछ भी ढंग का नहीं बनाना आता। जब से तू आई है ना, तब से तो खाने पीने की मौज लग गई है। हाँ, सारे गुण तो आपकी छोटी बहू में। हम तो इस घर में पागल बैठे हैं। अरे जो सच है ना वही कहा है, ज्यादा मिच मिच मत कर। अरे माँ जी, रहने दो, नहीं तो दीदी मेरी तारीफों से जल जल कर आधी हो जाएंगी। सोनल बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और वहीं रिपना अपनी तारीफें सुन के 7वें आसमान की सैर करने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और एक दिन रिपना कपड़े प्रेस कर रही होती है। तभी उसे कुछ काम याद आता है और वो बाहर जाती है और थोड़ी देर बाद में फिर से वापस आकर वो कपड़े प्रेस करने लगती है। ऐसे ही अगले दिन
सुबह सुबह कांता रिपना को आवाज देते हुए बोलती है। अरे रिपना बहू, जल्दी से मेरी गुलाबी वाली साड़ी ले आ, मुझे शर्मा जी के यहाँ पूजा में जाना है। अब आएगा मजा। जी माँ जी, ला रही हूँ अभी। कुछ ही देर में रिपना साड़ी लाकर अपनी माँ जी को देती है और बोलती है, ये लीजिए माँ जी, आपकी साड़ी। अरे वाह, साड़ी तो चमक रही है एकदम प्रेस के बाद। अरे माँ जी, अच्छे से देख लो, कहीं आपकी साड़ी जली तो नहीं है? वैसे भी घर की प्रेस खराब हो रखी है। अरे ऐसी बात है माँ जी, लाइए, मैं आपको पूरी साड़ी खोल कर दिखाती हूँ। रिपना कांता और कोमल के सामने पूरी साड़ी को खोल कर देखती है और वो कहीं से भी जली नहीं होती। कांता सोनल को फिर से 4 बातें सुनाकर रिपना की तारीफ करके वहाँ से चली जाती है। कांता के जाते ही रिपना बोलती है, क्या हुआ दीदी, आपकी चाल उल्टी पड़ गई? आपने तो माँ जी की साड़ी जला दी थी, फिर ये सब कैसे हो गया? ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने तो बस यूं ही कहा था। अरे दीदी, अब ज्यादा भोली मत बनो। मैं जब अपने कमरे से बाहर गई थी ना, तो अपने फोन का कैमरा ऑन करके छोड़ गई थी, जिसमें आपकी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो गई थी। इसलिए मैं शाम को ही बाजार जाकर माँ जी की साड़ी जैसी सेम साड़ी ले आई और उन्हें दे दी। इस बार तो बेटा तू बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बचेगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रिपना और सोनल एक दूजे के खिलाफ यूं ही साजिशें जारी रखती है। ऐसे ही एक दिन कांता अपनी दोनों बहुओं के लिए सोने के हार बनवा के लाती है और लाकर टेबल पर रख देती है, जिसके बाद में वो फ्रेश होने बाथरूम में जाती है। तभी वहाँ सोनल आती है और उसकी नजर हार के उन बॉक्स पर जाती है जिन पर दोनों बहुओं के नाम की स्लिप लगी थी। सोनल उन दोनों हार के बॉक्स को खोल कर देखती है और उनकी अदला बदली कर देती है और इसके बाद में वो फटाफट से वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद में कांता आकर दोनों को आवाज मार के कहती है, अरे कहाँ हो तुम दोनों, जल्दी से आओ यहाँ। जी माँ जी, अभी आई। हाँ जी माँ जी, कहिए क्या हुआ? जी माँ जी, आपने बुलाया? अरे तुम दोनों के लिए सोने के हार बनवा के लाई हूँ, ये सामने रखे हैं, अपने अपने नाम की स्लिप देख कर ले लो। ओके माँ जी, ठीक है। माँ जी को क्या लगा था कि मुझसे चालाकी करेंगी और अच्छा वाला हार इस रिपना को दे देंगी और मुझे हल्का सा, पर मेरा नाम भी सोनल है, चालाकी करना तो मेरे खून में है। अरे दीदी, जरा बॉक्स खोल के तो देखो, फिर अपने ख्याली पुलाव बना लेना। सोनल जैसे ही बॉक्स खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो जोर से चिल्लाकर बोलती है, ये कैसे हो सकता है? अरे क्यों चिल्ला रही है, क्या हो गया? माँ जी, दीदी के कहने का मतलब है कि इतना सुंदर हार कैसे बन सकता है? क्या कमाल की कारीगरी की है सुनार ने। हाँ हाँ, तभी तो लाई हूँ। वैसे इस सोनल के लिए हार लाने का मेरा जरा भी मन नहीं था, पर फिर इसका मुंह बन जाता। इसकी काम चोरी के चलते तो मैं इसे टॉफी ना दूं। हाँ हाँ, सारी काम चोरी तो मैं ही करती हूँ और सारा काम रिपना करती है। हाँ दीदी, सच में देखा, अब तो आपने अपने मुंह से कह दिया कि काम चोरी आप करती हैं और काम मैं करती हूँ। ज्यादा मत बोल, समझ गई? तेरी ये चालाकियाँ ना मैं अच्छे से समझती हूँ। अरे अरे, बस बस दीदी, थम जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आपके किए कारनामों के नमूने मैं सासू माँ को दिखा दूँ। इससे पहले कि कांता उन दोनों को चुप करवाने के लिए कुछ कहती, सोनल अपने पैर धमकती हुई वहाँ से चली जाती है और रिपना भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में जाकर उसे बोलती है, वो क्या है ना दीदी, आपने बड़ी ही सफाई से हार बदला था और मैंने आपको ये सब करते देख लिया था और बड़ी ही सफाई के साथ मैंने स्लिप बदल दी और मेरा हार मेरे पास आ गया। आखिर कब तक आप ऐसे बचकानी हरकतें करती रहेंगी? इतना बोलकर रिपना वहाँ से चली जाती है और अब सोनल का गुस्सा अपरंपार हो गया था और वो गुस्से में खुद से बोलती है, बहुत हो गई इसकी मनमानी। अरे इसे क्या लगता है कि सोनल से जीत जाएगी? अरे सोनल वो कांटा है जो एक बार चुभ जाए ना तो खून चूस कर ही बाहर निकलता है। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है और अब रिपना और ज्यादा चौकन्नी हो गई थी। ऐसे ही एक दिन पता चलता है कि रिपना प्रेग्नेंट है, जिसके बाद उसकी सास उसकी और ज्यादा देखभाल करने लगती है, जिसे देखकर सोनल बेहद ज्यादा चिढ़ जाती है और वो रिपना के बच्चे को मारने का प्लान करती है। ऐसे ही एक दिन
सोनल खीर बनाकर रिपना के पास लाकर बोलती है। ये लो खीर, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाई है। बहुत सारे काजू बादाम भी डाले हैं, तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छी है। रिपना जैसे ही खीर खाने लगती है तभी वहाँ कांता आती है और रिपना के हाथ से खीर की कटोरी छीनकर जमीन पर फेंक देती है और सोनल को खींच के तमाचा लगाती है, जिसके बाद उसकी सास बोलती है, अरे करम जली नास पीटी, तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अपनी ही देवरानी के बच्चे को मारने चली है। इस खीर में तू जहर मिला के लाई है ना, मुझे अच्छे से पता है। अच्छा, तो आपको पता चल गया कि मैंने इस खीर में जहर मिलाया है। क्यों रिपना, खुद तो बच्चे का बहाना लेकर बेड पे पड़ी रहती हो और निगरानी के लिए सासू माँ को छोड़ दिया। वाह, बकवास बंद कर अपनी। रिपना ने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि मैं खुद तुझ पर नजर रख रही थी। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तू कितनी भली है और कितनी कमीनी। अपना सामान बांध और निकल जा मेरे घर से। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। माना कि दीदी से गलती हुई है, पर उनको इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। वो भी इस घर की बहू हैं और गलती करने वाले से बड़ा माफ करने वाला होता है। आप दीदी को माफ कर दीजिए। अपनी सास और देवरानी की बातें सुनकर सोनल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों से माफी मांगती है और सारे गलत काम छोड़ देती है। जिसके बाद 9 महीने पूरे होने पर रिपना एक बहुत ही सुंदर सी बेटी को जन्म देती है और दोनों देवरानी जेठानी मिलकर उसका खूब ख्याल रखती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।